मेरी 8 मालकिन थीं। कोई मुझसे मसाज करवाती तो कोई कपड़े धुलवाती। मालिक मुझे देखता तो मेरा कंधा थपथपाकर मुझे दिलासा देने लगता। मैं भी काम में जुट जाता। लेकिन एक रात मालिक किसी ज़रूरी काम से चले गए तो मेरे होश उड़ गए। उस रात 8 मालकिन को जब मैं बारी बारी, रामू तुम किधर हो, जल्दी से मेरा पराठा बनाकर लाओ, भूख लग रही है मुझे, मालकिन नंबर 3 ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं उस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। उसने अपने घर में 8 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी हुई थी। उनकी सेवा करने के लिए मुझे रखा गया था। वह बहुत अमीर इंसान था, लेकिन शादी नहीं करता था। उसके बंगले के नीचे के हिस्से में 8 कमरे बने हुए थे और 8 कमरों में कम उम्र की लड़कियां रहती थीं और सबकी सब बेहद खूबसूरत थीं। हालत ये थे कि उस वक्त घर के अंदर एक मैं ही नौकर था और मैंने उस घर के बारे में सुन रखा था कि वह सब लड़कियां बहुत चालाक हैं। वह किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती हैं। जो भी नौकर आता था वह उसे इस कदर परेशान करती हैं कि वह 2-4 दिन में ही भाग जाता। मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थीं। माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुझे नौकरी हर हाल में करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो गया है और कुछ ही महीनों में तुझे उसका पूरा दहेज भी जुटाना है। जब मुझे उस घर में नौकरी ऑफ़र हुई और सैलरी भी अच्छी खासी थी तो मैंने फ़ौरन से हामी भर ली। लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी बातें करके उस घर से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स नज़र आया जो उसी बंगले के अंदर जा रहा था। मुझे देखकर वह कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने के लिए आए हो? मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने मुझे गौर से देखा, फिर अपने कानों और माथे को हाथ लगाने लगा और कहने लगा, ऊपर वाला बचाए इस घर की मालकिनों से। मुझे देखो, मैं बस 8 दिन में ही इस घर का काम किया और अब अपनी सैलरी लेने जा रहा हूँ। यह लड़कियाँ नहीं, आफत की पुड़ियाँ हैं। यह सुनकर मैं पहले तो कुछ उलझन का शिकार हुआ था, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई तो उस व्यक्ति की बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन मैं पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। मेरे लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वह सभी कमाल की लगती थी। मैं भी उन दिनों जवानी के उस दौर में था जिसमें लड़कियों में ज़्यादा ही दिलचस्पी महसूस होती थी। मैं कुछ खूबसूरत भी था और दिखने में नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसीलिए अपनी 8 मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ दिनों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सारी लड़कियां आपस में बहुत एकता करके रहती हैं और नौकरों की छुट्टी करवा देती हैं। अभी तो मेरे सब्र का इम्तहान था कि मुझे उन सबकी बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करना था, ताकि जब मुझ पर भरोसा करने लगें तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ़ करूं। तभी मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन तक काम कर सकता था, वरना वह सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके सारे काम करता, मगर उन सबकी फरमाइशों ने मेरी जान ले रखी थी। सुबह नाश्ते पर ही वो मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को आमलेट खाना था, दूसरी को चीज़ आमलेट और एक को तो पराठा और अचार को कहकर गई थी, तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह 8 की अलग अलग फरमाइशें थी। मैं तो सुनकर ही चकरा गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत तेज़ था, तो मैंने झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिया और फिर कहा कि अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नाश्ते के बीच उनके दूसरे आर्डर शुरू हो गए। सब कहने लगे कि हमारे कमरों की सफाई अच्छी तरीके से करना और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेन्यू था। वो तो मैं काम में बहुत तेज़ था, इसलिए फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से ही मैंने लोगों के घरों में नौकरी शुरू कर दी थी। दोपहर के खाने में जब सबने अपनी मनपसंद चीज़ें देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं और हल्का हल्का मुस्कुराने लगीं, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। उनमें से एक कहने लगी
कि ऐसा करो कि मेरे कमरे में आओ और मेरे कपड़े धो। मैं उसके कमरे में चला गया, साथ साथ उसके कपड़े धोता रहा और साथ साथ उसके हुस्न के जलवे भी देखता रहा और कहने लगा कि आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, वैसे आप हैं भी बहुत अच्छी वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं जिस भी मालकिन के कमरे में जाता उसी की तारीफ़ शुरू कर देता और वह खुश हो जाती। जब मेरा मालिक यह देखता कि सब लड़कियां मुझसे खुश रहने लगी हैं तो मेरा कंधा थपथपाकर मुझे दिलासा देने लगता। वह कहने लगता कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे यह कहा था कि मैं उनके पीछे उन लड़कियों को खुश रखूं। अब मैं यही करता था कि जब भी किसी मालकिन के काम से उसके कमरे में जाता तो उसके कान दूसरी मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो 8वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा तो मेरा दिल दहल कर रह गया। वह मुझसे कहने लगी कि रामू, मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तो मैं उलझन का शिकार हुआ था कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। वह कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी ज़िंदगी में यह मोड़ भी आ जाएगा। मैंने तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे पे चला गया। उसने जब अपने खूबसूरत बालों का जूड़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वह बिल्कुल कोई राजकुमारी लग रही थी, लेकिन वह बहुत चुपचाप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को यह याद करवाया कि मैं नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। फिर मैंने मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू कर दी और साथ साथ उनसे वह बातें करने शुरू कर दी जो हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड़कियों को खुश करने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच कहूँ तो 8 मालकिनों में से आपकी बात ही कुछ और है। क्या लंबे घने बाल हैं आपके, और सच पूछें तो आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं और रंग भी बिल्कुल सफ़ेद है। वह 8 की 8 खूबसूरती में अपनी अपनी मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे तो उनमें फूट डलवानी थी। मेरी तारीफ़ सुनकर तो उसके तने हुए चेहरे पर नमी सी आ गई। वह कहने लगी, चलो सर का मसाज करो, मुझे ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। वह तो मेरे इरादे बिल्कुल ठीक भांप गई थी, लेकिन उसके बोलने का तरीका नर्म था, इसलिए मैं समझ गया था कि वह मेरी तारीफ़ से पिघल गई थी। मैंने कहा, भगवान झूठ न बुलवाए मालकिन, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ साथ मैं उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, मेरी सारी खूबसूरती बेईमानी है। तुम्हें क्या पता कि मेरी यह खूबसूरती मेरे लिए किस तकलीफ़ की वजह बन चुकी है। उसका अंदाज़ बिल्कुल बेहद उदास और भीगा हुआ सा था। मैंने कुछ डरते डरते उसे एक सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको यह सब बुरा लगता है तो आप यहाँ आई कैसे? यह एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया था, लेकिन इस लड़की की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं न चाहते हुए भी पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी सी छा गई। वह कहने लगी, बुरी किस्मत बता कर नहीं आती। यह कहकर उसने एक ठंडी आह भरी थी। जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया था वह उसकी आंखों से छलकते आंसू थे। एकदम ही उसने मेरे हाथ अपने बालों से पीछे कर दिए और कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वह दुपट्टे से अपनी आंखें साफ़ कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा था। आज रात मालिक को उसी के कमरे में जाना था और वह सुबह से बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो 8 लड़कियों में से बस एक वही तैयार थी, लेकिन वह बहुत चुपचाप और खामोश थी। यहाँ आए हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा था कि वह सब लड़कियाँ उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। इन सब लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। सुबह तक तो चंचल चिड़ियों की तरह चहक रही थी। उन सबके उदास चेहरे को देखकर मैं कुछ उलझन का शिकार हुआ था। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आई। मैं इस मालकिन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वह यहाँ आकर फंस गई।
क्योंकि जिस तरह से वह मालिक के आने से बेचैन थी, वह यकीनन ऐसे पाप से खुश नहीं थी। उसके बारे में मैं सोचता सोचता सो चुका था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठकर किचन में आया तो वही मालकिन सिसकियां लेकर रो रही थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मेरा दिल बेहद उदास हो गया था। न जाने वह क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। मुझे दुख हो रहा था। जैसे वह मेरी तरफ पलटी तो उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरा रंग उसके चेहरे को देखकर पीला पड़ गया था। वह मुझे अपने सामने देखकर फौरन से वहाँ से बाहर निकल गई। मैं तो यूँ था कि जैसे कोई पत्थर हो। उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था। उसके चेहरे पर कान के करीब एक गहरा जख्म था, जैसे जलता सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल था कि सीने में धड़कना ही भूल गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। मुझे अपने मालिक से नफ़रत सी महसूस हुई थी। मैंने जो पहले यह सोच रखा था कि इन सब मालकिनों के दिल में एक दूसरे के खिलाफ़ नफ़रत के जज्बात पैदा कर दूंगा और जब वह एक दूसरे से लड़ेंगी तो मैं तमाशा देखूंगा, लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका था। वह लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थीं। फिर मैंने यह नोट करना शुरू कर दिया कि मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाते तो सुबह वह लड़की सिसकियों से रो रही होती। मैं एक बार किचन में बिजी था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किस बात पर उसी लड़की पर भड़क रहे थे जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठे। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम हमारे घरेलू मामलों को न तो देखोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उसी 8 नंबर वाली मालकिन से झगड़ रहे थे। कहने लगे, सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारी ही वजह से आज उन लड़कियों में भी जुर्रत पैदा हो रही है। वह मेरे सामने जुबान चलाने लगी हैं। जब तक तुम नहीं थी उन 7 लड़कियों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाएं। लेकिन वह मालिक से डरने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था, लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेंगी। उस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं भी डर गया था। मालिक कहने लगे कि अपनी नज़रें नीची करो, वरना तुम्हारा वह हाल करूँगा कि नज़रें उठाने के काबिल भी नहीं रहोगी। लेकिन वह बिल्कुल बेखौफ खड़ी थी। जब उसने अपनी नज़रें नहीं झुकाई तो मालिक ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे और कहने लगे, आज तेरा वो हाल करूँगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाएगी। यह सुना ही था कि सारी लड़कियां मालिक के पाँव में पड़ गईं और कहने लगी कि इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, मगर इसे माफ़ कर दो। हम आगे से तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। यह सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा दिल तो दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे सामने और भी बहुत से राज खुलने लगे। एक बार मैं लान से बाहर निकला ताकि पौधों और फूलों में पानी दे सकूं, तो वह 8वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। कह रही थी कि हे भगवान, मेरी यह सज़ा ख़त्म कर दे। मैं इस जालिम आदमी के साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती। यह सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वह कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकल आई थी। यह तू भी जानता है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसीलिए उस जालिम आदमी की मदद मांग बैठी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले में मांगा था, वह एक पाप की ज़िंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो न था। मर्द कभी भी बिना किसी मकसद के औरत पर एहसान नहीं करता, उसकी मदद बिना फ़ायदे के नहीं करता, और वह जो कीमत उससे मांगता है वह उसकी इज्जत होती है। लेकिन जिस माँ के खातिर मैंने उस व्यक्ति के हाथों खुद को बेच दिया था, माँ तो फिर भी मर गई। बीमारी से तो ना मरी, लेकिन मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई।
लेकिन मैं उसकी सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़की सिसकियों के साथ रोती हुई खुद से बातें कर रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी सा हो गया था। मैं समझ गया था कि वह किसी मजबूरी की वजह से उस जालिम मालिक के हाथ चढ़ी। बाकी की 7 लड़कियां भी ऐसे ही किसी मजबूरी की वजह से यहाँ आई थीं। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया और बेरहम किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर वह लड़कियों पर मारपीट भी करता रहता था। कहता था कि तुम लोग मेरी खरीदी गई गुलाम हो, मैं चाहे तुम लोगों के साथ जो मर्जी करूं, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई थी। मालिक ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे। मैंने जब छुट्टी मांगी तो वह कहने लगे कि बस 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अकेले नौकर हो जिसे यह लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मैंने बस अपनी बहन की शादी के दिन ही छुट्टी ली थी। जिस दिन बहन को विदा किया था, अगले सुबह मैं नौकरी पर चला आया था। मेरी माँ मुझसे कहती रही कि वह 2 दिन और रुक जाए। मैंने कहा, माँ, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे? मैं एक गरीब फैमिली से संबंध रखता था, इसलिए उन लड़कियों की बेबसी मजबूरी को अच्छे से समझता था कि पैसा ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर और बेबस हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंचा, मालिक कहने लगे कि वह आज ही दूसरे शहर जा रहे हैं, 2-3 दिन बाद ही वापस लौटेंगे। साथ ही फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर से वापस आ जाऊँगा तो उन्हें लंदन भिजवाने की तैयारी भी कर लूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा। वैसे भी यह हर चीज़ की आदी हो चुकी हैं। यह कहते हुए वह अपना बैग लेकर बाहर निकल गया और मैं तो यूँ था कि मेरे कानों में सीटियाँ सी बजती महसूस होने लगी थी। अब तक वह व्यक्ति उन लड़कियों के साथ हर तरह का जुल्म कर रहा था और अब उन्हें लंदन बेचना चाहता है। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी सब मालकिनों के कमरे के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। वह सब घबराती हुई कमरे से बाहर आई। मालिक के इरादे मैं उन्हें बताया तो वह भी परेशान हो गई। चौकीदार मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसके खाने में नशे की दवा डाल दी। खाना खाते ही वह गहरी नींद में वहीं कुर्सी पर सो गया। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़कियों को लिया और उस घर से भाग गया, लेकिन वह सभी परेशान थीं। वह मुझसे कहने लगीं कि वह जाएंगी कहाँ। उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उन सब लड़कियों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, फिर घर वापस आ गया। सुबह मैंने यह शोर मचा दिया कि सारी मालकिनों ने नौकरों को नशे की दवा देकर सुला दिया है और खुद भाग गई हैं। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक नहीं हुआ। यह सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गए, लेकिन ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही दुनिया छोड़ गए। जब मुझे यह खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। तब मैं सारी लड़कियों को घर वापस ले आया। उस महल में वह लड़कियां आज सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगीं। एक बार मैंने 8वें नंबर वाली मालकिन से कहा कि आप मुझसे शादी करोगी, तो वह भी मान गई। शादी के बाद मैं उनको अपने घर ले गया और अब वह मेरे साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।